राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं घटना आपके लिए लाया हूँ वो हमारा पूरा भारत देश उस घटना के लिए दुख मना रहा है। और एक ऐसी घटना जिसने एक ऐतिहासिक रूप धारण कर लिया है। इच्छा मृत्यु जिससे मांगी गई है। हमारे महाभारत में पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसी प्रकार से हमारे आज के इस कलयुग में और भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के माता पिता ने और उसके सभी जानने पहचान वालों ने, पूरा भारत देश हरीश राणा के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए, उसकी मौत के लिए दुआएं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? कौन था ये हरीश राणा? आखिर क्या हुआ था इसके साथ और कैसे हुआ था? और आखिर वो 13 साल तक वेंटिलेशन पर रहा, फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं हो पाई। हालांकि हम लोग भगवान से ज़िंदगी जीने के लिए, यानी कि किसी की दुआएं करते हैं तो किसी की ज़िंदगी के लिए, कि किसी के भी हे भगवान उसको लंबी उम्र दे, किंतु हम कभी भी ये नहीं कहते कि हे भगवान मेरे पिता, मेरे माता, मेरे बच्चे की जो उम्र है वो छीन ले। ऐसा कभी नहीं कहते। तो आखिर क्यों किया गया हरीश राणा के लिए ऐसा? और सुप्रीम कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी आखिर इस घटना को देखकर, इनके माता पिता की गुहार को देखकर वो जो है दुखद इतनी घटना को स्वीकार करके और ये आदेश देते हैं कि हाँ, अब इसको इच्छा मृत्यु के लिए जो है प्रोसेस किया जाए। हालांकि ये बहुत जल्दी आसानी से किसी भी देश में नहीं होता है। और हमारे इस देश में जो इसको इच्छा मृत्यु दी गई है, जो इसकी मौत नेचुरल रूप से कराई गई है, वो किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। लेकिन किस स्टेप बाय स्टेप उसकी डेथ कराई गई है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और हरीश राणा कौन था, कहाँ से था, उसके साथ आखिर क्या हुआ, कंप्लीट जानकारी मैं आपको सुनाऊंगा। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपका नाम और आपका गांव का नाम, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं, आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। हर रोज़ शाम 7 बजे आपके लिए वीडियो आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी ही घटनाएं आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज की भी एक घटना है हरीश राणा के ऊपर। हरीश राणा एक 21 साल का लड़का, आपके शहर गाजियाबाद के अंदर राजनगर के एक क्षेत्र के अंदर, एक इलाके के अंदर रहने वाला है। इसके पिता अशोक राणा, माता निर्मला, एक छोटा सा परिवार और आराम से खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। बच्चा बेहद ही इंटेलिजेंट है और पढ़ने में भी अच्छा है। आपको बता दें कि इसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की है और 2 बार जो है कंपटीशन जीत चुका है। और तीसरी बार कंपटीशन जीतने के लिए पंजाब गया, पंजाब यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर ही वहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसा होता है। उसके बाद इसने 13 साल का सफ़र जो है मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़कर तय किया है। आखिर क्या हुआ था उस रात? उसके पिता का स्टेटमेंट जो है, हालांकि उस रात क्या हुआ आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। कोई कहता है कि ये साजिश थी, कोई कहता है कि ये हादसा था। अब ये तो या तो भगवान जाने या फिर वो स्वयं खुद हरीश राणा जाने। इसके ऊपर हालांकि जांचें हुई हैं, किंतु कोई पुख्ता चीज़ें जो है जानकारी में कलेक्ट नहीं हुई हैं और वो अभी जांच का विषय है, आगे जो भी आएगा। लेकिन उसके पिता का स्टेटमेंट जो है वो ये है कि उनके पास एक कॉल आती है 13 जनवरी 2013 को। आप सोच के देखिएगा, 13 जनवरी 2013 और इसकी जो डेथ होती है 13 मार्च 2026 के अंदर। 13 तारीख को इसको जो हादसा हुआ था और 13 तारीख को इसकी डेथ हुई है। और ये आज 31 साल के आसपास का है। और इसकी डेट को, इसकी उम्र को अगर उल्टा सीधा भी करोगे तो एक संयोग बैठता है 31 31 ईयर 13 13 तारीख। 13 तारीख को गिरा था, 13 तारीख को डेथ। एक अजीब सा संयोग है, पता नहीं कोई अकस्मात ऐसा कोई चमत्कारिक चीज़ है या फिर क्या था, वो तो आप वीडियो में आप देखने के बाद में आप खुद ही तय करना। इसके पिता के पास एक कॉल आती है कि अशोक राणा जी, आपका बच्चा 4th फ्लोर से यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर से नीचे गिर गया है और उसकी हालत जो है बेहद गंभीर है और उसके सर में बहुत गहरी चोटें आई हैं। तो आप जल्दी ही पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे, वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया है। उसके पिता वहाँ पे पहुँचते हैं। मौजूदा हालत में जब हॉस्पिटल जाते हैं और इनको ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो है लेके जाया गया और वहाँ पे पीजीआई ट्रॉमा सेंटर के अंदर इसको एडमिट कराया गया था। वहाँ पे जाते हैं तो इनके पिता का कहना है कि उनको सर में बहुत गहरी, शरीर पे काफ़ी सारी चोटें थी और ये किसी भी तरीके से बात करने की हालात में वहाँ पे नहीं थे।
और वही 13 तारीख का दिन था, वो शाम थी, वो रात थी। उस दिन के बाद में आज 13 मार्च का भी समय आ गया जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो कभी उनके माता पिता को देख पाए, बोल पाए, कुछ नहीं। सिर्फ वो आंखें टमटमाते रहते थे, यानी कि पूर्णतः वो कोमा के अंदर चले गए थे। आखिर क्या हुआ था ऐसा? ये लड़का इतना अच्छा पढ़ने वाला, कॉलेज वहाँ पे जाता है, 2 बार जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से टॉप करके जाता है और तीसरी बार पंजाब में जाता है। तो क्या देखो, हमारा ये चीज़ कहना सही नहीं होगा कि किसी ने ऐसा किया, किंतु हो सकता है कि इनके माता पिता का ये कहना है कि हो सकता है कि ये गिरा है या फिर किसी ने गिराया है। एलिगेशन उन्होंने किसी पे भी डायरेक्टली रूप से ना लगाए हैं, किंतु उनके मन में शंका है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि वो इतने ऊपर से गिर जाए। एक मन में भाव पैदा होता ही है, क्योंकि एक जवान बच्चा जब ऐसी हालत में जाता है तो हो सकता है कि किसी न किसी का हाथ भी हो, शायद, अपन तो कुछ कह नहीं सकते, किंतु हो सकता है। और जब वहाँ पे उसको एडमिट कराया जाता है, वो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जगह जगह उसको लेके जाते हैं, किंतु रिकवरी के नाम पे एक भी रिएक्शन, एक भी उसका प्रतिक्रिया नहीं आती है कि 1% भी उसकी रिकवरी हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, एम्स हॉस्पिटल में लास्ट में आके इनकी गाड़ी रुक जाती है। काफ़ी सालों से इन्होंने सेवा करी और आज सेवा करते हुए इनके माता पिता को 13 साल हो गई है। फिजियोथेरेपी देना, घर पे इनकी सेवा करना, अब इनको जो है वेंटिलेशन पे रखा गया, ऑक्सीजन सिलेंडर इनको दिए गए, फीडिंग पाइप डाल दिया गया, ये ना तो खा सकते हैं, बस पानी वैसे ही पिलाया गया, फूड को लिक्विड फॉर्म में पिलाया गया। सोच के देखिए, इतने सालों तक, 13 दिन की बात नहीं कर रहा, 13 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, 13 साल एक छोटा समय नहीं होता है जो इनके माता पिता ने इस बच्चे की सेवा करी। लेकिन आखिर में वो भी हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बच्चे के हाथ पैर जो है टेढ़े होते जा रहे थे और उसका दिन पर दिन स्थिति खराब होने की कंडीशन में आ रही थी, सही होने की भी नहीं। तब उनके माता पिता जो है, उसका पिता अशोक राणा जी, उसकी माँ कहती है निर्मला अशोक जी को, अपने पति को, कि आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाइएगा, आप उनको कहिएगा कि इसका कुछ इलाज हो सके, इनकी मौत कराई जा सके। क्योंकि दुखी माँ कभी अपने बच्चे के लिए ऐसे नहीं बोल सकती है। आप सोच के देखिए उस माँ पे क्या पीड़ा बीत रही होगी। 13 साल से अपने ही बेटे को ऑन बेड पे एक जिंदा लाश देख देख के वो माँ खुद बेचारी जिंदा लाश बनती जा रही थी। आपको पता है, किसी माँ का बेटा गुजर जाए तो उसकी स्थिति संभालना असंभव हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो खुद ही जाने वो पीड़ा क्या होती होगी। जब एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, वो पीड़ा भी वो खुद ही सहन कर सकती है, और जब किसी माँ का एक बेटा चला जाता है, वो पीड़ा भी वो माँ ही सहन कर सकती है, अन्य कोई उसको सोच भी नहीं सकता है। इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा गम। लेकिन एक माँ जो रोज़ अपने बच्चे को, अपनी आंखों से मरे हुए बच्चे को, एक जिंदा लाश ही तो था, उसको फीडिंग करा रही है, उसको खाना खिला रही है, रोज़ उसके दुख को सहन कर रही है। उसका दुख जब अपार चला जाता है, सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, अपने पति से गुजारिश करती है कि हमारे बच्चे का कुछ सॉल्यूशन के लिए आप जाओ। वो हाई कोर्ट जाते हैं, कुछ वकील को अडॉप्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और हाई कोर्ट जब जाते हैं तो उनकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपील याचिका लगाई जाती है कि हमारे बच्चे को इतने साल, 13 साल लगभग हो चुके हैं और हमारे बच्चे की रिकवरी नहीं है। सभी प्रकार के जो है बोर्ड बैठाए जा चुके हैं, मेरठ का भी, गाज़ियाबाद, दिल्ली का भी, हर जगह से बोर्ड बैठाए गए और पंजाब से भी। तो वहाँ के इतने हाई क्वालिटी के जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स, उच्च कोटि के, वो आए, बोर्ड बैठा और उन्होंने डिसीजन लिया कि ये ठीक नहीं हो सकता है। क्या साइंस के पास अब टेक्नोलॉजी नहीं बची कि उस बच्चे को ठीक करा जा सकता था? ऐसा क्या हुआ उस बच्चे के साथ जो उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता था? यहाँ पे आके साइंस भी फेल हो जाती है। अभी आप इसको कुदरत की कोई करिश्मा कहो या किसी न किसी पुराने जन्मों का कर्मों का खेल कहो, उसको 13 साल तक जो भोगे गए हैं उसके साथ, और भगवान से खूब प्रार्थना करने के बाद भी भगवान ने उन्हें नहीं उठाया, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से जो है इजाज़त लेनी पड़ी कि अब इसकी जो है गति की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाता है तो लगभग 84 दिन के आसपास का समय लेता है और वो वहाँ से एक आदेश जारी हो जाता है, और न्यायाधीश जी ये देते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। पिता ने अपील करी कि साहब, मेरा बच्चा
इस तरीके से गिर जाता है। मैंने अपनी पूरी संपत्ति जायदाद बेच दी है, सब कुछ मेरा बिक चुका है और 13 साल से हम लगातार सेवा कर रहे हैं। अगर हमें 1% भी इसकी जो है आशंका होती और डॉक्टर कहते कि इसकी रिकवरी हो रही है तो मैं आगे भी कर सकता था, किंतु अब हमारे बच्चे का दुख हमसे देखा नहीं जाता। अब हम चाहते हैं कि इसके ऑर्गन्स अगर किसी और के लिए काम आ जाएं तो हम हमारे बच्चे की छवि दूसरे बच्चों के अंदर देख लेंगे, किंतु अब इसके दुख से हमें जो दुख हो रहा है और इस बच्चे को भी दुख हो रहा है, इससे अब मुक्ति दे दीजिए। तो ऐसी अपील जब उसने लगाई तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बड़ा सोचा और काफ़ी लंबे समय के बाद में उन्होंने डिसीजन दिया कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने एक जो है नियम बनाया कि ठीक है, इनके साथ ऐसा किया जाए, इस बच्चे को एम्स हॉस्पिटल में जो एडमिट करा जाए, वहाँ पे इसकी पूरी तरीके से जांचें की जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस बच्चे को बचाया जा सकता है नहीं बचाया जा सकता है। सीनियर डॉक्टर्स, एक एम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स का बोर्ड कमीशन बैठाया गया और उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ, अब इस बच्चे का जो है प्रोसेस हम चालू करेंगे। ज़िंदगी का प्रोसेस नहीं, अब मौत का प्रोसेस। हालांकि आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार से उसको कुछ ऐसा जहरीला दवाई, जहरीला इंजेक्शन नहीं दिया गया जिसको डायरेक्टली मौत दी जा सके। जैसे कि उसके पिता ने बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि जैसे किसी बच्चे को कुत्ता काट ले और वो पागल हो जाए और वो दूसरों के लिए हानिकारक हो जाए तो इंजेक्शन दे के मौत कराई दी जाती है, ऐसी मौत इसको नहीं दी गई है। ऐसा आपको बता दूं, किसी प्रकार से मिसगाइड किसी को ना करें। तो उस बच्चे के लिए जब कमीशन बैठा तो उसने डिसीजन लिया, सारी जांच रिपोर्ट जब देखी तो उसके जो ब्रेन को है वो डेथ बता दिया गया कि इसका ब्रेन जो मर चुका है, अब ये रिकवरी मोड में जा ही नहीं सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है और कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसका जो प्रोसेस डायग्नोसिस का है आपने वो कर लिया, उसके बाद में ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस चालू किया जाता है। अब सोच के देखिए, मान लीजिए मुझे कुछ होता है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो मुझे क्या प्रोसेस दिया जाएगा। सबसे पहले मुझे देखी जाएगी अगर मेरी सांसें ठीक से चल रही हैं ऑटोमेटिक नेचुरली तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा, वो ऑक्सीजन मास्क लगेगा, ठीक है। अब मुझे वेंटिलेशन पर भी दिया जा सकता है और मुझे फीडिंग पाइप भी दी सकती है। अगर मैं नेचुरली नहीं खा रहा हूँ मुंह से तो मुझे फीडिंग पाइप दिया जाएगा, है ना। मुझे हार्ट बीट, CPR वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप ऐड की जाती हैं वैसे ही उसको रिवर्स मोड में लिया गया। वेंटिलेशन हटाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हटाया गया, नेचुरल सांसें चली गई और उसके बाद में फीडिंग पाइप भी हटा दिया। यानी कि उसको अब किसी भी तरीके से कृत्रिम सेवाएं, कृत्रिम सुविधाएं, कृत्रिम जो है उनको ट्रीटमेंट की चीज़ें नहीं दी गई। किंतु अब उनको जो ये ट्रीटमेंट का इलाज जो हटा दिया गया, इसको कहते हैं इलाज को धीरे धीरे वापस लेना। फीडिंग पाइप हटा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया, इस तरीके से वापस ले रहे थे। सब कुछ वापस हटाने के बाद में जो बॉडी नेचुरल तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही थी वो बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। किंतु उसको कम करने के लिए कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको पेन किलर्स दिए गए ताकि उनको अंतिम समय में पेन बहुत कम हो। सोच के देखिए, एक हमारे भारत में तो पहली बार ऐसा हुआ है किसी बच्चे की मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिए गए हों, रिक्वेस्ट की गई हो। एक ऐसा सिंगल केस ही है पूरी दुनिया के लिए ये, हमारे भारत देश में तो उसको जो है ये किया गया। और अब इसमें ये होता है कि बॉडी में कितनी कैपेसिटी बची है, वो कितने दिन के लिए, कितने घंटों के लिए, कितने मिनटों के लिए, कितने महीनों के लिए रेस्पॉन्ड करेगी। ऑटो मोड पे उसको किसी प्रकार को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, किंतु जब वो उनको जो पेन और जो दर्द होगा उनके लिए वो मेडिसिन छोटी मोटी दी जाएगी ताकि उनको एहसास कम हो। ऐसा करते करते अंत में जो है ब्रह्म कुमारी आती है एक आश्रम से, लवली बहन, और उसने चंदन का तिलक लगाया उसको और 2 आखिरी शब्द वो बोलती है, सबको माफ़ करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए उड़ जाओ। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया, अब तुम नहीं ठीक हो सकते हो, सबको माफ़ कर दो और सबसे माफ़ी मांग लो और उड़ जाओ। ऐसा उसने कहा और ये सुनने के बाद भी उसने 7-8 सेकंड तक सांसें ली। ऐसा लगा कि वो प्यासा इंसान कुछ नीचे निगलता है, ऐसा उसने मूवमेंट किया और धीरे धीरे उसकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं और वो सच में उड़ जाता है। एक बच्चा 13 साल से ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा और आज उसकी जो है पूर्णतः गति होती है। उसके बाद में उसके पिता का इंटरव्यू जो लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो उनका यही कहना था कि हमें दुख है इस बात का कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने चला गया, लेकिन हमें खुशी भी है कि ऐसा ही बच्चे बहुत सारे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अगर दे ही दिया है तो नियम ऐसा बन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया कि ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारी सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे माता पिताओं के बच्चे ऐसी कंडीशन में आज हैं, कोमा में हैं,
जिनके माता पिता सब कुछ बेच चुके हैं संपत्ति और पूरी ज़िंदगी हो गई पैसे लगाते हुए, इतने सालों तक जिनकी रिकवरी नहीं होने के लिए संभावनाएं हैं, उनको ऐसे नहीं रखा जाए, उनका कुछ ना कुछ किया जाए। तो ऐसा सभी हॉस्पिटलों के सीएमओ को जो आदेश पारित किया गया कि आप ऐसे अगर कोई केस है तो उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को आप समय समय पर रिपोर्ट भेजेंगे, ताकि उनके लिए कमीशन बोर्ड बैठाया जाए और उनको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, उनके माता पिता का दुख का विवरण, जो सारी चीज़ें वो भेजें, ताकि उसके बाद में उनकी कुछ गति की जाए। तो ये मैंने आपको बताया कि उनके माता पिता का क्या था कहना, और उसके माता पिता ने स्वयं से याचिका लगाई और कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया। तो ये क्या डिसीजन हमारे देश के लिए, हमारे कुछ माता पिताओं के लिए सही है? क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो रिकवरी मोड में नहीं जाते और लाखों की संपत्तियां जो है लग जाती हैं, किंतु रिकवरी नहीं हो पाती है। और एक दिन का दुख झेलने के बजाय, कुछ अल्प समय का दुख झेलने के बजाय सालों तक का दुख उसके माता पिता और पीड़ित जो है झेलता है। उसको कम करने के लिए हमारे भारत देश की गवर्नमेंट ने ये जो बहुत ही अच्छा निर्णय जो लिया है। आप लोगों का क्या कहना है? और हरीश राणा की इस रहस्यमयी मौत पे आप लोगों को क्या कहना है? 13 साल 13 तारीख का हादसा और 13 तारीख को डेथ, ये सारी चीज़ों पे आप क्या कहना चाहते हो? मैंने तो आपको स्पष्ट तरीके से सब कुछ आपको बता दिया है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आखिर आप लोगों के क्या विचार हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की घटना से मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ और मेरे शब्द जो हैं वो थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि घटना बहुत ही दुखद है। सोच के देखिए, हमारे परिवार में अगर कैसा ऐसा कोई शख्स हो, क्या बीतेगी। मतलब पूरी तरीके से दुखी हो चुके होते हैं। सो थैंक यू। मैं इसको ज़्यादा नहीं लंबा खींचना चाहता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना और शेयर करना, हर किसी तक ये जानकारी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज, सी यू।